हेलो एवरीवन, वे टू ह्यूमैनिटीज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कार्ल डेनिस की पोयम द ग्रीन हाउस इफेक्ट का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ने जा रहे हैं, जिसे क्लास 12 सेमेस्टर 4 इंग्लिश बी के वर्ड सेक्शन में इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा सेमेस्टर 4 इंग्लिश बी के सिलेबस में इंक्लूड सभी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस की वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप क्लास 12 सेमेस्टर 4 इंग्लिश बी की प्लेलिस्ट पर क्लिक करके इन वीडियोस को प्राप्त कर सकते हैं। पोयम को शुरू करने से पहले हम एक नज़र पोएट इंट्रोडक्शन पर डालते हैं। कार्ल डेनिस एक अमेरिकन पोएट और एडुकेटर थे, जिनका जन्म अमेरिका के सेंट लुइस मिसौरी में 17 सितंबर 1939 में हुआ। इनकी पोएट्री शांत और गंभीर सोच वाली होती है और ये अमेरिकन मिडिल क्लास के लोगों के जीवन, उनकी मुश्किलों और अनुभवों को ईमानदारी से प्रकट करती हैं। कार्ल डेनिस साधारण बोलचाल की भाषा का राइमिंग फॉर्म में यूज करके उसे पोएट्री का रूप देते हैं। इन्होंने पोएट्री एज परसुएशन नाम की एक आलोचना से जुड़ी बुक भी लिखी है, जिसमें उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से पोएट्री पोएट और रीडर के बीच एक रिलेशनशिप को स्थापित करती है। पोयम का टाइटल द ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट पृथ्वी का एक नेचुरल प्रोसेस है, जिसमें वातावरण में उपस्थित कुछ गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और जल वाष्प सूरज के ताप को अपने अंदर रोक लेते हैं, जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस प्रोसेस के पीछे ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे फॉसिल फ्यूल्स को जलाना, पेड़ों की कटाई आदि रिस्पॉन्सिबल है। कार्ल डेनिस ने अपनी पोयम द ग्रीन हाउस इफेक्ट में ये बताने की कोशिश की है कि अगर इसी तरह से क्लाइमेट चेंज होता रहेगा तो भविष्य में लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस पोयम में उन्होंने विजुअल इमेजरी का प्रयोग करते हुए ये बताया है कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग मनुष्य के लिए बहुत ही बुरा और डरावना भविष्य बना सकती है। पर्यावरण के इस नुकसान के पीछे इंसानों की लापरवाही ही जिम्मेदार है। अतः पोएट ने इस पोयम में बड़े ही आसान तरीके से ये संदेश दिया है कि आज तो हम इस क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, लेकिन भविष्य में यही लापरवाही हमारी सभ्यता को विनाश की ओर ले जा सकती है। तो ये था इस पोयम का मेन थीम। अब हम इस पोयम को डिटेल से समझते हैं। द ग्रेजुअल वार्मिंग ट्रेंड विल लाइकली गो ऑन। धरती के तापमान में धीरे धीरे गर्मी बढ़ती ही जा रही है और आगे भी बढ़ती रहेगी। यहाँ पोएट कह रहे हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण धरती का तापमान दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और यही स्थिति आगे भी बनी रहेगी। एंड द ग्रेन बेल्ट्स बिगिन टू स्लाइड क्लोजर टू द पोल्स। ग्रेन बेल्ट यानी अनाज का उत्पादन करने वाले मैदानी क्षेत्र, और वे मैदानी क्षेत्र जहाँ पर मुख्य रूप से अनाज उगाया जाता है, वे स्थान पोल्स यानी ध्रुवों की ओर खिसक जाएंगे। ग्रेन बेल्ट शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से अमेरिका के उपजाऊ मिडवेस्ट एरिया के लिए किया जाता है, जो बड़ी मात्रा में अनाज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर मुख्य रूप से कॉर्न और बार्ली का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में अमेरिका का ग्रेट प्लेन एरिया भी आता है, जहाँ पर गेहूं का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। यहाँ पोएट कहना चाह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण धीरे धीरे दिन पर दिन गर्मी बढ़ते रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप वे स्थान जहाँ पर आज खेती की जाती है और पर्याप्त मात्रा में अनाज उगाया जाता है, वहाँ गर्मी और सूखा पड़ने लगेगा। और पोल्स यानी ध्रुवों के आसपास के ठंडे क्षेत्र जहाँ पर बर्फ जमी रहती है, वहाँ की बर्फ पिघलने लगेगी और वे भाग खेती करने के लायक मैदानों में बदलने लगेंगे। इसके कारण खेती करने लायक भूमि का बड़ा हिस्सा ध्रुवों के आसपास के क्षेत्रों में खिसक जाएगा। इस तरह से दुनिया में खेती का नक्शा पूरी तरह से बदल जाएगा। द प्लेन स्टेट्स विल बी अबंडन्ड एज जाइंट डस्ट बाउल्स। अबंडन्ड मीन्स छोड़कर चले जाना, जाइंट मीन्स विशाल, डस्ट बाउल्स मीन्स धूल भरी आंधियों वाले क्षेत्र। उपजाऊ भूमि वाले मैदानी राज्य विशाल धूल भरी आंधियों वाले क्षेत्र में बदल जाएंगे। अमेरिका के मैदानी राज्य, जो आज सबसे उपजाऊ भूमि वाले क्षेत्र हैं और बड़ी मात्रा में अनाज के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, वे गर्मी और सूखे की वजह से विशाल रेगिस्तानों में बदल जाएंगे। इन स्थानों पर पानी की कमी हो जाएगी, जिससे खेती करना संभव नहीं हो पाएगा। पानी और पेड़ों के अभाव में यहाँ पर धूल भरी आंधियां चलेंगी और लोगों को उनकी बुनियादी जरूरत की चीजें भी नहीं मिल पाएगी। इसलिए लोग इन मैदानी भागों को छोड़कर दूसरी जगहों पर चले जाएंगे, जहां उन्हें उनकी जरूरत की चीजें मिल सके। ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका विल जॉइन द न्यू ग्रेट पावर्स। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के जो क्षेत्र आज बर्फ से ढके हुए हैं, वे फ्यूचर में दुनिया के महान शक्तिशाली देशों में शामिल होंगे। पोएट कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही लगातार गर्मी बढ़ती रहेगी तो आने वाले समय में ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका जैसे देश, जहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है, उन देशों की बर्फ पिघलने लगेगी और वे क्षेत्र मैदानी भागों में बदलने लगेंगे, जहाँ से खनिज और कई प्रकार की धातुएं प्राप्त होंगी और वहाँ की जमीन खेती करने लायक हो जाएगी,
तब ये देश धनी और शक्तिशाली हो जाएंगे, जो दुनिया में अपनी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और मिलिट्री पावर को बढ़ाएंगे। इवन इफ वी प्ले देम ऑफ अगेंस्ट ईच अदर फॉर मोर एड, वी विल स्टिल बी पुअरर देन वी आर नाउ। प्ले देम ऑफ अगेंस्ट ईच अदर का मतलब है एक दूसरे को आपस में लड़वाना। एड मीन्स हेल्प या मदद। पोएट कह रहे हैं कि अगर हम इन देशों को आपस में लड़वाकर इनसे मदद हासिल करने की कोशिश भी करें, तो भी हम आज के मुकाबले ज्यादा गरीब ही रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि उस समय देश की हालत इतनी बिगड़ जाएगी कि उसे ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका, जो कि भविष्य में शक्तिशाली देश बन जाएंगे, उनसे मदद मांगनी पड़ेगी। पोएट कहना चाह रहे हैं कि भले ही उनका देश अपनी चालाकी से इन दोनों देशों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके उन्हें लड़वाने की कोशिश करे और उनसे ज्यादा से ज्यादा मदद पाने की कोशिश करे, फिर भी उनका देश आज की तुलना में बहुत ज्यादा गरीब रहेगा। उनका देश, जो कि दुनिया के महान शक्तिशाली देशों में गिना जाता है, वह अपना यह स्थान खो देगा और उसकी जगह नए नए देश ग्रेट पावर्स के रूप में उभर कर सामने आएंगे। लाइफ विल बी डिफरेंट। गुड टिलेबल लैंड सो डियर। गुड टिलेबल लैंड यानी खेती करने योग्य अच्छी जमीन। पोएट कह रहे हैं कि लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। खेती करने के योग्य अच्छी जमीनें बहुत महंगी हो जाएंगी। अगर ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो जो जमीनें अभी उपजाऊ हैं, वे सूखा पड़ने के कारण बंजर होने लगेंगी और खेती करने योग्य जमीन की मात्रा घटती जाएगी। जो थोड़ी बहुत उपजाऊ और अच्छी किस्म की जमीनें बचेंगी, उनकी कीमत इतनी बढ़ जाएगी कि सिर्फ धनी लोग ही उन्हें खरीद पाएंगे। द सबर्ब विल गिव वे टू फार्म्स। सबर्ब यानी उपनगरीय इलाके, रेजिडेंशियल एरियाज। शहरों के आसपास स्थित उपनगरीय या रिहायशी इलाके जहां अभी लोग आराम से रह रहे हैं, वे खेतों में बदल जाएंगे, क्योंकि जब खेती के योग्य जमीन रेगिस्तान में बदल जाएगी तो लोगों की अनाज की जरूरत को पूरा करने के लिए उन जगहों पर खेती की जाने लगेगी जहां पर अभी लोगों का निवास है। द सिटीज फिल अप अगेन विद पीपल टू पुअर टू ओन कार्स। वहीं दूसरी ओर शहर फिर से उन लोगों से भर जाएंगे जो कार खरीदने में समर्थ नहीं है। पोएट को लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण आने वाले समय में उनके देश की इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी, जिसके कारण लोग इतने गरीब हो जाएंगे कि वे खुद की कार भी नहीं खरीद सकेंगे। उन्हें मजबूरी में शहरों में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास अपने वर्किंग प्लेस तक जाने के लिए खुद का साधन नहीं होगा। इसलिए वह अपने काम के स्थानों के आसपास ही बसे रहेंगे। इस तरह से शहरों की जनसंख्या काफी बढ़ जाएगी और रहने की जगह कम पड़ जाएगी। वॉकिंग टू वर्क और क्राउडिंग ऑन ट्रॉलीज। लोगों को अपने काम पर या तो पैदल जाना पड़ेगा या फिर ट्रॉलियों में भीड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय पे लोग इतने गरीब हो जाएंगे कि वो कार खरीद नहीं सकेंगे। इसलिए लोगों को अपने वर्किंग प्लेस तक पैदल जाना पड़ेगा या फिर वे भीड़ भाड़ वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स जैसे ट्रॉलीज या इलेक्ट्रिक स्ट्रीट कार्स का उपयोग करेंगे। मीन्स आज के समय में जो लोग सुविधाजनक गाड़ियों में यात्रा कर रहे हैं, भविष्य में वे लोग ही भीड़ भाड़ वाली सार्वजनिक गाड़ियों में धक्के खा खा कर यात्रा करेंगे या फिर लंबे लंबे रास्तों में पैदल चलकर जाएंगे। वी विल मूव डाउन स्ट्रीट्स लाइंड विथ प्रैक्टिकल नट ट्रीज, नॉट एल्म्स एंड ओक्स, विथ वेजिटेबल्स क्राउडिंग द फ्रंट लॉन्स। हम उन सड़कों पर चलेंगे जिनके किनारों पर प्रैक्टिकल नट ट्रीज यानी व्यावहारिक या उपयोगी अखरोट या अन्य सूखे मेवे के पेड़ लगे होंगे, ना कि एल्म्स और ओक के पेड़ लगे होंगे, और घर के सामने लॉन में सब्जियां उगी होंगी। कहने का मतलब यह है कि आने वाले समय में खाने पीने की चीजों की कमी हो जाएगी। इसलिए शहरों की सड़कों के किनारे एल्म्स और ओक के घने छायादार या शहर की सुंदरता को बढ़ाने वाले पेड़ नहीं होंगे, बल्कि उनके स्थान पर व्यावहारिक अखरोट या मेवे के पेड़ लगाए जाएंगे, जिनसे लोगों का पेट भर सके। और लोग अपने घरों के आंगन में घास या फूल उगाने के बजाय सब्जियां उगाएंगे, ताकि लोग अपनी भोजन की जरूरत को पूरा कर सकें। द टैक्स बेस विल बी टू स्मॉल टू सपोर्ट द पब्लिक बिल्डिंग्स। सरकार के पास जो टैक्स कलेक्ट होगा वो पब्लिक बिल्डिंग्स यानी सार्वजनिक भवनों के मेंटेनेंस यानी रख रखाव के लिए बहुत कम होगा। वी विल हैव टू डोनेट आवर्स आफ्टर वर्क ईच वीक टू रेक द लॉन ऑफ द लाइब्रेरी एंड सिटी हॉल टू टक पॉइंट द चिमनी ऑफ द फेडरल बिल्डिंग। हमें हर हफ्ते अपना काम खत्म करने के बाद कुछ घंटे लाइब्रेरी और सिटी हॉल के लॉन की साफ सफाई के लिए देने पड़ेंगे, और संघीय या सरकारी भवनों की चिमनी की मरम्मत भी खुद ही करनी पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि देश की सरकार इतनी गरीब हो जाएगी कि पब्लिक बिल्डिंग की साफ सफाई और देखभाल के लिए वे कर्मचारियों को अपॉइंट नहीं कर पाएगी। इसलिए देश के नागरिकों को ही अपना काम खत्म करने के बाद हफ्ते में कुछ घंटे मुफ्त में ही पब्लिक बिल्डिंग्स की साफ सफाई जैसे सामाजिक कार्य के लिए डोनेट करने पड़ेंगे।
साथ ही लोगों को सरकारी भवनों की चिमनी की मरम्मत जैसे कार्य को भी खुद ही करना पड़ेगा। मीन्स जिन कामों के लिए एक्सपर्ट मजदूरों की जरूरत होती है, वे काम भी लोगों को खुद ही करने पड़ेंगे। इफ यू डोंट वांट द प्लेस टू फॉल लाइक टेम्पल्स इन रोम, यदि लोग ये काम नहीं करेंगे, मीन्स अगर देश के आम नागरिक खुद ही समय निकालकर इन सरकारी भवनों की मरम्मत और देखभाल नहीं करेंगे, तो वे बिल्डिंग्स भी रोमन साम्राज्य के मंदिरों और इमारतों की तरह धीरे धीरे टूट फूट कर खंडहर बन जाएंगी। यहाँ पर पोएट ने रोम के उन प्राचीन मंदिरों का उदाहरण दिया है जो कभी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे, लेकिन रोमन साम्राज्य का पतन होने के साथ साथ इन मंदिरों की मरम्मत और देखभाल बंद हो गई। इसलिए ये इमारतें धीरे धीरे नष्ट होती गई और आज खंडहर के रूप में मौजूद है। अतः पोएट कहते हैं कि यदि हमारे देश के नागरिक खुद ही इन इमारतों की मरम्मत और देखभाल में अपना योगदान नहीं देंगे, तो आने वाले भविष्य में उनके देश की सभ्यता और संस्कृति का भी इसी तरह से पतन हो जाएगा। Don't want sheep to graze in our squares, as they grazed in the forum for 1,000 years. यदि हम नहीं चाहते कि जिस तरह से रोम के प्रसिद्ध फोरम में हजारों सालों तक भेड़ें चरा करती थी, वैसे ही हमारे सार्वजनिक चौकों पर आने वाले समय में भेड़ें चरे, तो हमें खुद ही अपनी इन पब्लिक बिल्डिंग्स की देखभाल की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। फोरम एंशियंट रोम का एक बहुत ही बड़ा और शानदार सार्वजनिक चौक था, जहां राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सभाएं हुआ करती थी। रोमन एम्पायर के पतन के बाद इनकी मरम्मत और देखभाल बंद हो गई। इस कारण यहाँ की इमारतें टूटने लगी। फिर यह स्थान खंडहर में बदल गया और भेड़ों के चरने की जगह बन गया। इसलिए पोएट कह रहे हैं कि अगर हम अपने शहरों की चौक पर इस तरह भेड़ों को चरते नहीं देखना चाहते, तो हमें ये जिम्मेदारी उठानी होगी। विद अ लिटिल एफर्ट द कंट्री विल गो ऑन। इस तरह से थोड़े ही प्रयास से देश चलते रहेगा। पोएट का मानना है कि आने वाले समय में उनका देश गरीब हो जाएगा और लोगों को अनेकों कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी, लेकिन फिर भी उनका देश पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। भले ही वो आज के जैसा शक्तिशाली और धनी ना रहे, लेकिन देश के लोग यदि ऐसे ही अपना योगदान देते रहेंगे, तो उनकी इन छोटी छोटी कोशिशों से देश चलता रहेगा। सो वॉट इफ वी हैव लॉस्ट आवर हाई प्लेस टू स्ट्रॉन्गर कार्थेजेस। तो क्या हुआ अगर हम अपना ऊंचा स्थान खो देंगे और वह स्थान शक्तिशाली कार्थेज ले लेंगे। कार्थेज नॉर्थ अफ्रीका का एक नगर राज्य था जो एंशियंट रोमन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था। वह बहुत ही शक्तिशाली, संपन्न और समुद्री व्यापार में काफी उन्नत था, जिसने प्राचीन रोमन साम्राज्य को कड़ी टक्कर दी थी। यहाँ पोएट कह रहे हैं कि हो सकता है आने वाले समय में उनका देश ग्रेट पावर्स में ना गिना जाए और दूसरे देश उनके देश से ज्यादा शक्तिशाली हो जाए और उनसे भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर ले। इसमें इतनी हैरानी या दुख की बात नहीं होगी, क्योंकि इतिहास साक्षी है कि शक्ति हमेशा किसी एक के ही हाथ में नहीं टिकी रहती। एक सभ्यता नष्ट होती है तो दूसरी सभ्यता आगे बढ़ती है। हो सकता है कि आने वाले समय में कोई दूसरा देश कार्थेज के समान शक्तिशाली हो। Whose far-flung fleets will be loaded with merchandise cheaper than ours. Far-flung fleets means विशाल जहाजी बेड़े जो व्यापार के लिए दूर देशों में जाते हैं। मर्चेंडाइज मीन्स माल या व्यापारिक वस्तुएं। पोएट कह रहे हैं कि वो शक्तिशाली देशों के विशाल जहाजी बेड़े माल से भरे होंगे और उनका सामान हमारे सामान से सस्ता और बेहतर होगा। मीन्स आने वाले समय में हमारा देश गरीब हो जाएगा और दूसरे देश धनी और शक्तिशाली हो जाएंगे। वे टेक्नोलॉजी और रिसोर्स का प्रयोग करके हमसे बेहतर और सस्ता सामान बनाएंगे। वे नए शक्तिशाली देश दुनिया भर में अपने व्यापारिक जहाज भेजेंगे जिनमें उनके सस्ते और बेहतर सामान भरे होंगे। वी विल बी ग्लैड टू वॉच फ्रॉम द बीच। और हम जो कभी इनसे बेहतर हुआ करते थे, उस समय समुद्र के किनारे खड़े होकर इन जहाजों को गुजरते हुए देखकर खुश होंगे, क्योंकि हमारा देश इतना गरीब हो जाएगा कि वह उनसे कंपटीशन करने लायक नहीं रह जाएगा। As the lights from Korean armadas pass on their endless patrols around the world. कोरियन आर्माडास मीन्स कोरिया के नौसैनिक जहाजी बेड़े। पेट्रोल्स मीन्स घूमना या चक्कर लगाना। यहाँ पोएट कह रहे हैं कि आने वाले समय में कोरिया जैसे देश अपने विशाल नौसैनिक जहाजी बेड़ों को पूरी दुनिया में भेजेंगे। उन नौसैनिक बेड़ों की रोशनी लगातार पूरी दुनिया में चक्कर काटते रहेगी। मीन्स उनके जहाज लगातार पूरी दुनिया का चक्कर लगाते रहेंगे और पूरी दुनिया का नेतृत्व करेंगे। अभी तक ये काम पोएट का देश करता था, लेकिन आने वाले समय में जब पावर दूसरे देशों के हाथों में चली जाएगी, तो वे देश पूरी दुनिया का नेतृत्व करेंगे। लेट देम हैव देयर लिटिल टाइम इन द सन। उन्हें भी थोड़ा उभरने और चमकने का मौका देते हैं। यहाँ पोएट कहते हैं कि हर एक देश का समय बदलता है,
उस समय जो देश शक्तिशाली होंगे उन्हें भी अपना समय एंजॉय करने देना चाहिए और आगे बढ़ने देना चाहिए। We will say to ourselves as we begin to sway to the strains of our native beach band. स्ट्रेंस मीन्स धुन या आवाज, स्वे मीन्स झूमना। और जब हम अपने नेटिव बीच यानी अपने देश के समुद्र के किनारे बजने वाले बैंड के साधारण गीतों की धुनों पर झूमने लगेंगे तो हम खुद को ये समझाकर संतोष कर लेंगे कि पावर किसी के पास हमेशा बनी नहीं रहती। पोएट कहना चाहते हैं कि उस समय लोग अपने देश के पतन को स्वीकार कर लेंगे। इग्नोरिंग द हिट्स फ्रॉम द आर्कटिक ऑन द रेडियो, और वे रेडियो पर बजने वाले आर्कटिक के लोकप्रिय गानों को नजरअंदाज करते हुए अपने देश के स्थानीय समुद्र तट पर बजने वाले बैंड की साधारण धुनों पर झूमेंगे। इस तरह से वे लोग खुद को बाहरी दुनिया की संस्कृति से पूरी तरह से अलग कर लेंगे। यहाँ पर आर्कटिक वर्ड एक सिंबल के रूप में यूज किया गया है। यह उन नए शक्तिशाली देशों की ओर इशारा करता है जो आने वाले समय में ग्रेट पावर्स कहलाएंगे। जिस तरह से अभी अमेरिका या यूरोप के सुपरहिट गाने दुनिया भर में सुने जाते हैं, आने वाले समय में आर्कटिक क्षेत्र में स्थित देश जब दुनिया भर में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे तो वहां के गाने पूरी दुनिया में लोकप्रिय होंगे। उस समय पोएट के नेटिव लोग इन सब चीजों को अनदेखा और अनसुना करके अपने साधारण से जीवन में छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढेंगे और जश्न मनाएंगे। इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण उनकी सभ्यता, संस्कृति और पहचान दुनिया से खत्म हो जाएगी और वे लोग इस बात को स्वीकार करके अपनी सीमित पहचान में ही संतुष्ट रहेंगे। तो यहीं पे कार्ल डेनिस की पोयम द ग्रीन हाउस इफेक्ट खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के जरिए इस पोयम को आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ।